प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है। आप कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत अधिक यूजफुल होने वाला है, बहुत अधिक लाभदायक और फायदेमंद होगा। आपके बोर्ड परीक्षाओं के एग्जाम जल्द ही शुरू होने वाले हैं और इसको दृष्टिगत रखते हुए, एग्जाम को दृष्टिगत रखते हुए मैंने यहाँ पर नमूना प्रश्न पत्र जो कि कक्षा 8 का है, आपकी कक्षा का है और गणित विषय का यह है जो नमूना प्रश्न पत्र है, उसको मैं यहाँ पर अभ्यास आपको यहाँ कराने वाला हूँ। इसलिए यदि आप गणित विषय का नमूने का प्रश्न पत्र से आप अपनी तैयारी का अनुमान लगाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, अन्यथा इस वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका जो परीक्षा का समय होगा, प्रश्न पत्र का समय होगा, वो होगा 2 घंटे 30 मिनट और पूर्णांक कितना होगा, 80 अंक होगा। यानी आपको 2.5 घंटे मिलेंगे प्रश्न पत्र को करने के लिए और पूर्णांक जो है 80 अंकों का आपका होने वाला है। आपका प्रश्न पत्र जो होगा उसमें फर्स्ट जो आपको मिलेगा क्वेश्चन संख्या 1 से लेकर 6 तक, वो आपको वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न मिलने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, आपका जो एग्जाम होगा वो बुकलेट बेस होगा। यानी आपको अपने जो आंसर है वो उस प्रश्न पत्र के अंदर ही लिखना है, जहाँ पर आपको यथास्थान मिलेगा। रिक्त स्थान जो ब्रैकेट है उनके अंदर ब्रैकेट में लिखेंगे। रिक्त स्थान वाले जो क्वेश्चन होंगे उनको आप क्या करोगे, रिक्त स्थान जो यहाँ पर देख पा रहे हैं उनके अंदर आप यथास्थान इतनी ही जो आपकी शब्द सीमा है उसी के अंदर आपको आंसर अपने देने होंगे। हम बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसकी, और क्वेश्चन नंबर 1 आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 6 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न एग्जाम के अंदर मिलेंगे। यानी प्रश्न संख्या 1 से 6 तक आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी ए बै सै दै वाले क्वेश्चन जो है वो मिलने वाले हैं। प्रश्न संख्या 1 आप देखिए बच्चों, इसके अंदर आपको दे रखा है संख्या -13। संख्या -13 है, उसका गुणन प्रतिलोम बताना है। यानी गुणन प्रतिलोम का होता है यानी इस संख्या को किससे गुणा करें कि आपका आंसर है वो 1 आ जाए। यानी -13 को आप अगर माइनस के 1/13 से गुणा करते हो तो आपका रिजल्ट क्या आता है, 1 आता है, क्योंकि ये 13 से तो 13 कट जाएगा। यानी ये अंश में है 13 और ये हर के अंदर 13 है और ये माइनस जो है इस माइनस से मल्टीपल होकर के +1 आएगा। ठीक है ना, तो क्या होगा, गुणन प्रतिलोम अपना राइट आंसर है वो क्या हो गया, सही ऑप्शन। माइनस का 1/13 जो है प्यारे विद्यार्थियों आपका सही आंसर होगा। हम बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 2 की। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आप देख पा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर है वो, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें लिखा है संख्या 9 का घन क्या होगा। यानी संख्या 9 की घन बतानी है। 9 का घन इसका मतलब है 9 की घात 3। इसका अर्थ हुआ प्यारे बच्चों कि 9 को क्या कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है और आप क्या करोगे, इसे सरल करोगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 729। यानी ऑप्शन द जो है वो आपका राइट आंसर है। 729 9 की घन संख्या होती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें मैं देगा साधारण ब्याज ज्ञात करने का सही सूत्र। बहुत ही हमारे दैनिक जीवन में ये काम आता है प्यारे बच्चों। साधारण ब्याज ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको ध्यान रखना है। साधारण ब्याज ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100। जो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन ए के अंदर, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। यानी आपको क्या करना होता है साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए प्यारे बच्चों, मूलधन और समय और दर उनको तो गुणा कर दीजिए और बटे में क्या करना है, 100 लिखना है। यानी आपका ऑप्शन ए जो है वो सही ऑप्शन होगा। पहले बच्चों हम बात करते हैं नेक्स्ट जो 4 नंबर क्वेश्चन है उसकी। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और ये आप हमें दे रखा है 5 किलोग्राम शक्कर का मूल्य दे रखा है 240 रुपये। यानी 5 किलोग्राम शक्कर है उसका मूल्य हमें दे रखा है 240 रुपये और हमें पूछा क्या क्वेश्चन में 1 किलोग्राम शक्कर का मूल्य। यानी हमें ज़्यादा क्वांटिटी दे रखी है, ज़्यादा क्वांटिटी का मूल्य दे रखा है और हमें इकाई जो क्वांटिटी है उसका मूल्य पूछा है। तो ऐसे केस के अंदर हमें क्या करना होगा, भाग देना होगा। यानी आप क्या करोगे, 240 के अंदर भाग दे देंगे 5 का, तो आप भाग देंगे तो आपके पास आएगा 48 यानी 48 रुपये। तो आपका राइट आंसर क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, 48 रुपये 1 किलोग्राम शक्कर का मूल्य होने वाला है। अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन वो लेते हैं और ये क्वेश्चन आपका अलजेब्रा से संबंध है, यानी आपका बीजगणित से संबंधित ये क्वेश्चन जो है वो होने वाला है। और क्वेश्चन नंबर 5 है उसके अंदर हमें दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा द्विपदीय व्यंजक है। द्विपद यानी 2 पद वाला व्यंजक इनमें से कौन सा है। पहला ऑप्शन आप देख पा रहे हैं 4x² यानी एक ही पद है इसके अंदर। यहाँ पर देखिए 5 - 3xy यानी पहला पद 5 है, दूसरा पद xy वाला पद है जो होने वाला है। नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन है उसमें x का पद भी है, y का पद भी है और अक्षर पद, इसके अंदर 3 पद है। अंतिम जो देख रहे हैं उसके अंदर पहला पद भी x का है, दूसरा भी x का, यानी केवल एक ही पद है, ये x के पद है दोनों, तो एक पद हो गया ये। इसका अर्थ हुआ हमारे पास में ऑप्शन ब जो है वो राइट है। पहला 5 अचर पद है और दूसरा 3xy है वो xy का पद है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ब 5 - 3xy द्विपदीय व्यंजक है। बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी 6 नंबर क्वेश्चन। उसमें हमें देगा चतुर्भुज के सभी अंतःकोण, कौन से कोण है, अंतःकोण
अंतः कोण यानी अंदर जो कोण होते हैं चतुर्भुज के वो कोण, अंतः कोणों के मापों का योग कितना है। तो चतुर्भुज के सभी अंतः कोण, जो 4 अंतः कोण होते हैं चतुर्भुज में, उनके मापों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको याद रखना है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, अंतः कोण जो होते हैं त्रिभुज के, उनके तीनों अंतः कोणों का योग होता है 180, जबकि चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग जो होता है वो होता है 360 डिग्री। इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 6 तक आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपका एक अंक का होने वाला है। अब हम प्यारे विद्यार्थियों बात करते हैं अति लघुरात्मक प्रश्न। जो प्रश्न संख्या 7 से लेकर के 11 तक प्रश्न होंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी अति लघुरात्मक प्रश्न जो है वो आपको मिलने वाले हैं। और प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा उसको आपके 2 अंक का होगा। प्रत्येक क्वेश्चन कितने का होगा, 2 अंक का होगा। यानी 7 नंबर से 11 नंबर तक जो प्रश्न होंगे वो प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होने वाला है। हमारे सामने प्रश्न संख्या जो 7 है वो है इस प्रकार। क्वेश्चन संख्या 7 है, उसमें दे रखा हमें वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 200 यानी 200 को गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाए। यानी हमें 200 को किससे गुणा करें, छोटी से छोटी संख्या को, ताकि जो संख्या हमें मिले वो पूर्ण घन हो जाए। तो इसका अर्थ है पूर्ण घन कब होता है, 3 का जोड़ा, यानी क्यूबिक होना चाहिए, 3 का जोड़ा बनना चाहिए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारी प्राथमिकता क्या होगी, जो 200 आप देख पा रहे हैं उसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो हम यहाँ पर जो संख्या 200 है इसके अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार करेंगे, सबसे पहले आप 2 का भाग देंगे, हो जाएगा 100 बार। फिर 2 का भाग कितनी बार गया, 50 बार। 2 का भाग 25 बार। अब 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाता 25 में, तो हम क्या देंगे, 5 का जाएगा 5 बार, और अब 5 का एक बार और चला गया। तो हमारे पास में जो आया है 2 का एक जोड़ा बन गया, 3 का अंक 2 है उसका एक जोड़ा बन चुका है घन के लिए। यहाँ पर देखिए 5 का जोड़ा नहीं बना है, इसके अंदर 2 ही 5 है, जबकि हमारे पास में 3 5 होने चाहिए। यानी हमने जो अभी लिखा यहाँ पर जो 200 था उस 200 का 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। यहाँ पर 2 का तो एक जोड़ा बन चुका है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 2 का एक जोड़ा बन गया है, लेकिन 5 का यहाँ पर 3 अंकों का अभी तक जोड़ा नहीं बना। यानी हम अगर इसको 5 से गुणा कर दें तो जो संख्या प्राप्त होगी वो पूर्ण घन संख्या होगी। कैसे, यहाँ पर 5 का एक जोड़ा बनता है, तो यहाँ पर भी क्या करोगे, 200 को 5 से गुणा करते हो तो कितना आता है, 1000 आपके पास में आ जाते हैं। यानी 1000 वो संख्या है जो पूर्ण घन है। यानी 200 को आप छोटी से छोटी संख्या 5 है उससे अगर आप गुणा करते हैं तो हमें एक संख्या मिलती है 1000, जो कि क्या है, एक पूर्ण घन संख्या होती है। ये आपका 7वां क्वेश्चन हुआ। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन जो है उसकी। क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसके अंदर हमें दे रखा है व्यंजक दे रखे हैं 2। एक व्यंजक है -4q और दूसरा व्यंजक है 7pq। इनका आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो आप लेंगे -4q गुणा 7pq। सबसे पहले आप चिन्ह को गुणा करेंगे। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं चिन्ह जो है इसका चिन्ह है माइनस का, और यहाँ पर 7pq इसका चिन्ह क्या है, प्लस का है। तो आप क्या करोगे, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे, चिन्ह किसका हो गया, माइनस का हो गया। फिर आप अंकों को गुणा करोगे तो अंक यहाँ पर 4, यहाँ पर 7, तो 7 को 4 से गुणा करो कितना हो गया, 28 हो गया। अब नंबर आता है चर का। तो यहाँ पर देखिए p नहीं है, जबकि यहाँ पर p एक पावर है इसमें, तो आप लिखोगे p, और q की पावर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी q की पावर 1 है। तो पावर क्या हो जाएगी, इस गुणा में जुड़ जाती है, 1 और 1 कितनी हो गई, 2, तो q स्क्वायर हो गया। तो हमारे पास आंसर है -28pq स्क्वायर। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। अब हम प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो लेते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपको यह वीडियो बहुत अधिक फायदेमंद होने वाला है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो अभी आप देख पा रहे हैं। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, और 9 नंबर जो क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों उसके अंदर आपको दे रहेगा किसी समबहुभुज, सम का मतलब होता है समान, बहुभुज यानी बहुत सारी भुजाओं वाला, लेकिन समबहुभुज है इसका अर्थ है सभी भुजाएं समान है, वो होता है समबहुभुज के एक बहिष्कोण का मान 45 डिग्री है। तो आपको क्या बताना है, उस समबहुभुज की भुजाओं की संख्या बताना है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, समबहुभुज कैसा भी हो, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है उसके सभी बहिष्कोणों का मान जो होता है, सभी बहिष्कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। यानी समबहुभुज में चाहे भुजा 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 20 हो, कितनी भी भुजाएं हो चाहे, लेकिन उसके सभी बहिष्कोणों का योग जो होगा कितना होगा, 360 डिग्री होगा। और हमें यहाँ पर कहा है कि एक बहिष्कोण का मान आपके पास में कितना है, 45 डिग्री। आपको क्या ज्ञात करना है, भुजाओं की संख्या। तो आप क्या करोगे, भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, 360 के अंदर भाग दे देंगे किसका, एक बहिष्कोण का। 360 में भाग दोगे एक बहिष्कोण जिसका मान है 45 डिग्री, तो आप भाग देंगे, सरल करोगे तो आप क्या पाते हो, यहाँ पर 8 अंक जो है वो पाते हैं। यानी भुजाओं की संख्या कितनी होगी, यहाँ पर 8, यानी आपका राइट आंसर जो है वो हो गया 8। हम बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 10 की। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको एक आकृति दे रखी है। क्या दे रखा है आपको, एक आकृति यानी चित्र बनाया हुआ है एक, और चित्र का नाम भी यहाँ पर दे रखा है। तो चित्र है उसका नाम यहाँ पर दे रखा है ABCD। आकृति ABCD का परिमाप यानी उसकी चारों भुजाओं का नाम, आकृति है उसकी 4 भुजाएं दिख पा रही है आपको, और आप देख पा रहे होंगे ये आकृति है वो किस प्रकार की है, आयत की आकृति है, आयताकार आकृति है। ये आपको इसका परिमाप याद करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं आयत की आमने और सामने की भुजाएं क्या होती है, एक समान होती है। इसका अर्थ हुआ यहाँ पर जो AB भुजा है, AB भुजा का नाप 9 है। इस
इसी प्रकार यहाँ पर CD भुजा है उसका नाप भी कितना होगा, 9 होगा। ठीक इसी प्रकार जो BC भुजा है उसका नाप है 7, तो इसी प्रकार AD भुजा इसका नाप भी कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर आपको ज्ञात करना है सभी भुजाओं का योग। तो हम क्या करेंगे, सभी भुजाओं का यहाँ पर योग कर देंगे। तो परिमाप हमारे पास में आ जाएगा जो आकृति में प्रश्न के अंदर दे रखी है। परिमाप बराबर 9 ये आ गया, प्लस ये 7, प्लस ये भी 9, प्लस ये और 7 आ गया AD का मान। इनको आप जोड़ेंगे तो आपके पास में कितना मिलेगा, 9 और 7 कितना हो गया, 16, और 16 इधर हो गए, कितने हो गए, 32 हो गए। तो हमारे पास में राइट आंसर जो है परिमाप वो आ गया 32 सेंटीमीटर इसका परिमाप होगा, दी गई जो आकृति आपके सामने है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, वो आपके प्रायिकता से संबंधित है। जो प्रायिकता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, आपको दे रखा दी गई आकृति एक लाल सेब जिसको R से रिप्रेजेंट किया हुआ है उसकी आपको प्रायिकता बतानी है। यहाँ पर आपके पास में 2 प्रकार के सेब है, कलर जो है, एक तो ग्रीन सेब है और एक रेड यानी लाल सेब है। आपको प्रायिकता अगर याद करनी होती है तो प्यारे विद्यार्थियों आपको प्रायिकता का फॉर्मूला याद रखना है। प्रायिकता का फॉर्मूला बहुत ही आसान है। प्रायिकता इज इक्वल टू जो प्रायिकता है उस प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। यानी अंश के अंदर तो आप लिखते हो अनुकूल यानी कितनी सेब है जो आपको प्रश्न के अंदर दे रखी है याद करने के लिए, और बटे में क्या लिखना है आपको, कुल स्थिति यानी कुल सेब कितनी है वो आपको यहाँ पर गिन करके लिखनी है। तो हमें प्रश्न के अंदर ये पूछा है लाल सेब के लिए, तो आप लाल सेब देखिए कितनी है, यहाँ पर लाल सेब 1 2 3 4 कितनी है ना, 4 ये, तो आप लिखोगे ऊपर 4 बटे कुल कितनी होगी, 4 5 6 7 बटे 7। तो आपके पास में लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी होगी, 4 बटे 7 हो गई। तो विद्यार्थियों इस वीडियो में हम केवल प्रश्न संख्या 1 से लेकर 11 तक की सॉल्व कर पा रहे हैं ताकि वीडियो अधिक लंबा ना हो। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ और उसके अंदर हम आगे के जो प्रश्न हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर जरूर बताएं। आप अपने मित्रों को भी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का अधिकतम लाभ ले सकें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं फिर हाजिर होऊंगा आपके लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।